नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। तो आज रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद के लिए आज उन्होंने शपथ ले ली है। उनके साथ साथ 10 और मंत्रियों ने शपथ ली है और ऐसे में तेलंगाना को उनका नया मुख्यमंत्री मिल गया। और उसके साथ साथ कांग्रेस का जो एक ख्वाब है कि ख्वाब था कि उनका एक मुख्यमंत्री बने, उनकी वहां सरकार बने, जब से आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना, आज वो ख्वाब जो है पूरा हो गया। और इसीलिए तमाम आला कमान, सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। और जिस तरह का जोश खरोश वहां पर दिखा और जिस तरह का हुजूम लोगों का वहां पर नजर आया, वो देखते ही बनता था। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और जैसे ही रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहां पर एक तरह से शोर सा वहां पर मच गया। और इससे ये एक तरह से ये जाहिर हुआ कि लोगों में नए मुख्यमंत्री को लेकर, एक यंग मुख्यमंत्री को लेकर कितना जोश है। और इसी के साथ साथ तेलंगाना को अपना पहला दलित डिप्टी सीएम भी मिल गया और 2 महिला जो मंत्री हैं उन्होंने भी साथ में शपथ ली है। यहां कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत हासिल हुई 5 राज्यों में से, लेकिन तेलंगाना को उसका चीफ मिनिस्टर मिल गया। लेकिन लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी जीत का जश्न उस तरह से नहीं मना पा रही है, क्योंकि उसको मुख्यमंत्री के उसके यहां इतने दावेदार हैं छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और खासतौर पर राजस्थान में जिस तरह से पूरी गुत्थी उलझी हुई है और लगातार वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, अब वो दिल्ली आई हुई हैं, तो लग रहा है कि ये टेढ़ी खीर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हो रहा है। किसी एक नाम पर सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जिन सांसदों को विधायक की लड़ाई गई, उनमें से 10 का ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यानी कि इससे भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि उनको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट ओहदा जो है वो दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप ये समझिए कि जो तमाम औपचारिकताएं हो रही हैं, मीटिंग पे मीटिंग का दौर हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि विधायकों से राय शुमारी की जा रही है, उनसे बात की जा रही है। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सिर्फ एक सियासी मैसेजिंग है। आपको पता है कि डिसाइड तो सिर्फ 2 ही लोगों को करना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, और उसके बाद आरएसएस को। लेकिन वसुंधरा राजे बहुत मुश्किल पैदा कर रही हैं। उन्होंने पहले अपना शक्ति प्रदर्शन किया, 60 से अधिक विधायक जो हैं उनको एक तरह से बताया कि वो उनके फेवर में हैं। फिर अपने घर के बाहर उन्होंने होर्डिंग्स लगवाई, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद उन्होंने दिया, नीचे उनका नाम लिखा हुआ था। और अब एक और अहम खबर ये आ रही है कि वसुंधरा के बेटे दुष्यंत पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने विधायकों की बाड़ेबंदी की है। और एमएलए है ललित मीणा, उनके पिता ने कहा है कि उन्होंने अपने बेटे को मिलने के लिए भेजा होटल, लेकिन उनको वहां पर रोक दिया गया। तो बताया जा रहा है कि कुछ एमएलएस को की बाड़ेबंदी की गई है, उनको होटल में रखा गया है। तो ये सब वसुंधरा राजे करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्या वसुंधरा राजे के अलावा नया चेहरा राजस्थान में देना भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या आसान होगा? और अगर नया चेहरा दिया जाता है तो जो एमएलए वसुंधरा राजे के फेवर में हैं या उनके खेमे के हैं, वो फिर क्या स्टेप लेते हैं, वसुंधरा राजे क्या स्टेप लेती हैं, इस सब पर सबकी निगाहें हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, आपको पता है कि उनकी छवि किस तरह की है। उन्होंने कहा ना तो मुझे दिल्ली जाना है, और आला कमान जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगी वो मैं निवारण करूंगा, लेकिन मुझे दिल्ली नहीं जाना है। ये शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। और उनका कहना है कि वो 29 कमल की माला जो है वो देना चाहते हैं, यानी कि 29 एमपीज हैं मध्य प्रदेश में, वो चुनकर वो भेजना चाहते हैं। उनका सिर्फ यही मकसद है। लेकिन आपको पता है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर किस तरह से नरेंद्र मोदी, अमित शाह कितने अनकंफर्टेबल हैं कि इस पूरे चुनावी अभियान के दौरान आपने देखा कि रैलियों से उनका नाम नहीं लिया गया। जिस लाडली बहना योजना की बात की जा रही है, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि जीत हासिल हुई, उसका नाम एक बार भी प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से नहीं लिया। हालांकि आखिर में उनको शिवराज सिंह चौहान का नाम लेना पड़ा क्योंकि उनकी मजबूरी थी। लेकिन क्या मजबूरी ये भी है कि वो शिवराज सिंह चौहान को ही चीफ मिनिस्टर बनाए एक बार फिर से, 6ठी बार, और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री पद पर बैठे? और अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर शिवराज सिंह चौहान का अगला स्टेप क्या होगा? वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने कोई दावेदारी
पेश नहीं की है और लग रहा है कि वहां पर किसी या तो आदिवासी या फिर किसी महिला नेता को इस बार चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। और यह भी कहा जा रहा है कि इन तीनों जगहों पर कोई नए नाम भी, चौंकाने वाले नाम भी सामने आ सकते हैं। और ऐसे में जाहिर सी बात है, दुविधा में है भारतीय जनता पार्टी। उसको ये लग रहा है कि 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव हैं। अगर कोई भी ऐसा चेहरा वो चुनकर भेजते हैं जो उस तरह का प्रदर्शन ना कर पाए, हालांकि वो जो आला कमान है उसका पपेट हो, या फिर अगर इस तरह का नेता चुनकर भेज देते हैं शिवराज सिंह चौहान या वसुंधरा राजे, तो ऐसा ना हो कि 2024 के बाद वो कोई बड़ी दावेदारी अपनी तरफ से देने लगे। तो ये तमाम तरह की मुश्किलें जो हैं फिलहाल घर किए हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सरकारी दरबारी मीडिया है, वो आपको पता ही है कि वो अभी से ही आपको ये दिखाने लगा है लोकतंत्र का एक तरह से माहौल उड़ाते हुए कि 2024 की लड़ाई जो है वो महज औपचारिकता ही अब रह गई है। अब नरेंद्र मोदी जो हैं वही एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं और लगातार इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, राहुल गांधी सबको लेकर इस तरह का नेगेटिव कैंपेन चलाया जा रहा है जो शायद इससे पहले नहीं चलाया गया था। और राहुल गांधी की जो एक तरह से छवि बनी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके बाद से उस छवि को किस तरह से पूरे तरीके से खराब किया जाए, खत्म किया जाए, इसकी एक तरह से सुपारी जो है वो सरकारी मीडिया ने ले ली है। और लगातार इसी तरह की खबरें चलाई जा रही हैं, पाकिस्तान परस्त, चाइनीज एजेंट, जिन्ना परस्त, ये तमाम चीजें राहुल गांधी को लेकर बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि देखिए अब विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जीत की समीक्षा नहीं की जा रही है, कांग्रेस हिंदी पट्टी से खत्म हो रही है। तो एक तरफ ऐसी खबरें और दूसरी तरफ मोदी की गारंटी, यानी कि 100% गारंटी। और आप देखिए मोदी की गारंटी की वजह से एक बार फिर से जीत हासिल हुई है। तो ये इस तरह की खबरें, पूरी तरीके से प्लान खबरें जो हैं वो चलाई जा रही हैं। लेकिन जिन राज्यों में, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है, वहां मुख्यमंत्री चुनना उसके लिए कितना मुश्किल हो रहा है और कौन से वो चेहरे हैं जिनको लेकर बात की जा सकती है, जो तयशुदा चेहरे जिस तरह से वसुंधरा राजे या फिर शिवराज सिंह चौहान, उनके अलावा और कौन से चेहरे हो सकते हैं जिन पर सहमति बन सकती है। इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जो हैं वो जुड़ गए हैं, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। आप देख सकते हैं हेमंत अत्री जी हैं मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक पाशपोर जी हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। हेमंत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये जो गुत्थी उलझी हुई है फिलहाल और जो माथापच्ची चल रही है, वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई हैं, लेकिन लग रहा है कि दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि उनके बेटे ने बेड़ेबंदी कर रखी है कुछ एमएलएस की, वो शक्ति प्रदर्शन पहले से कर चुकी हैं। तो आपको लग रहा है, क्या लग रहा है कि इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा अगर कहीं बात फंसी हुई है तो वो राजस्थान है? देखिए बुशरा जी, जो चल रहा है पिछले 4 दिन से घटनाक्रम, एक बात तो बड़ी साफ हो गई है कि जो नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह की जो जोड़ी है वो तो तत्काल फैसले लेने के लिए मशहूर है और पार्टी विद ए डिफरेंस भी है भारतीय जनता पार्टी। चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, लेकिन इस चुनाव के बाद का जो 4 दिन का घटनाक्रम है, एक बात बड़ा साफ है कि पार्टी में किस तरह का सर्वाइवल का संघर्ष चल रहा है। ये मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, ये जो तीनों एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उनके लिए एक सर्वाइवल का सवाल है पॉलिटिकली। कारण समझना पड़ेगा कि क्या है। बेसिकली वसुंधरा राजे सिंधिया का ही थोड़ा बहुत अगर आपको दिखेगा ऑफेंसिव या कोई तेवर, वो भी कल शाम तक ढीले पड़ गए। अगर आपने देखा हो, अभी तक कल शाम तक उनके पास 70 के आसपास एमएलए मिलने आए थे, एक एक करके, जो बधाई देने का सिलसिला और सारा चीजें, जो मंत्री की दावेदारी और तमाम चीजें होती है। उसके बाद जब दिल्ली में एक मैसेज चला गया और मीडिया में ये बात आने लगी कि वसुंधरा बगावत कर सकती है, तो वसुंधरा के घर के बाहर आपने देखा कितने बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, प्रधानमंत्री का आभार और तमाम चीजें। और रात को 10:30 बजे के आसपास वो दिल्ली के लिए निकल गई। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि साहब आप क्या दिल्ली जा रहे हो, क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी बहू से मिलने जा रही हूँ। तो भारतीय जनता, उसके बाद बाड़ेबंदी की खबर आई, दुष्यंत के ऊपर आरोप लगाया, तो सारी की सारी साम दाम और दंड भेद की सारे खेल जारी है। और आपको पता है ये खेल कौन करवाता है, मीडिया किसके काबू में है, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। मेरी तो एक बात जो मुझे लगती है इतने तजुर्बे के बाद, 20-25 साल के जो भी है, कि अगर मोदी और शाह की जोड़ी को इन तीनों राज्यों में से किसी भी एक मुख्यमंत्री को कंटिन्यू करना होता पुराने को, तो उसमें 4 दिन नहीं लगते फैसले में। कॉमन सेंस तो ये कहती है कि अगर आपको बनाना है, बेशक आपने घोषित नहीं किया है
और आपने अगर कोई फैसला लेना है तो आपके पास जो सीनियर मोस्ट अवेलेबल लीडर है उसको आप बना देंगे। तो आज चौथा दिन है हम्म। और ऑब्जर्वर्स अब भी कल जाएंगे, आज नहीं जा रहे, कल जाएंगे। इसका मतलब मंथन चल रहा है और उस मंथन में से क्या निकलेगा वो आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी मीटिंग थी। पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी आपको पता है क्या होता है कि मोदी जी के ऊपर उनको अधिकृत कर दिया जाता है। जैसे पहले कांग्रेस में होता था ना, कांग्रेस में क्या होता था कि जो भी फैसला करना है सोनिया जी कर देंगे या पार्टी प्रेसिडेंट कर देंगे। अब वो स्थिति बीजेपी जी। में पार्टी प्रेसिडेंट के पास नहीं है, वो मोदी जी के पास आ जाती है। अभी तक किस तीनों स्टेट्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऑब्जर्वर्स भी नियुक्त नहीं हुए हैं। अभी तक केवल मंथन हम्म। दिल्ली के स्तर पर चल रहा है। तो इससे आप पार्टी की दुविधा देख सकती हैं। जहां तक सवाल है राजस्थान का, राजस्थान सबसे फ्लूइड है। उसका कारण समझिए क्या है। 25 एक तो लोकसभा सीट है। पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, 25 के 25 जीती थी। और लोकसभा का चुनाव हम्म। जैसा आपने कहा 4 महीने की दूरी पे है। मोदी के सबसे बड़े स्टेक्स राजस्थान में नहीं है, या मध्य प्रदेश में नहीं है, या छत्तीसगढ़ में नहीं है। उनके सारे स्टेक्स लोकसभा में है। और ये तीनों नेता आपको वोट दिला पाए या ना दिला पाए वो तो एक अलग सवाल है, लेकिन आप इनको नाराज करके क्या वो पिछला स्कोर दोहरा पाएंगे, दिल्ली की चिंता सबसे बड़ी ये है। तो इनको जी। बनाने में भी बनाना हम्म। भी नहीं बन पड़ रहा है और इनको हटाना भी नहीं बन पड़ रहा है बीजेपी नेतृत्व से, खासतौर पर मोदी जी से। तो वो जो असमंजस की हम्म। स्थिति है उसमें जो लग रहा है, जो गुजरात का तजुर्बा है, जो हरियाणा का तजुर्बा है, कि सबसे बेसलेस आदमी कौन हो सकता है जो दिल्ली की पूरी कमांड एंड कंट्रोल में चले, उस तरह की बात एक हम्म। सामने आ रही है। जो लगातार जो वहां के जो साथियों से हम बात कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए राजस्थान में है, राजस्थान में कौन ऐसा व्यक्ति है जो 100% गुजरात सीएम की तरह या हरियाणा सीएम की तरह दिल्ली के इशारों पे काम कर सकता है? तो वो व्यक्ति है रेल मंत्री दिल्ली में जो अश्विनी वाजपेयी है। ऐसे ही अगर मध्य प्रदेश की आप बात करेंगे तो आप एक अगर मान लीजिए आप शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाते तो किसको बनाएंगे? ओबीसी हम्म। का नारा आपको हम्म। पता है पूरे देश में चल रहा है। तो ओबीसी को हटा करके आप किसको बढ़ाएंगे? वैसी सूरत में जो दावा है वो प्रहलाद पटेल का मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। हम्म। उनमें बनेगा कौन? हम्म। वो देखिए वो सारे समीकरण तो मोदी जी ने देखने हैं। जब आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां पर एक ओबीसी हो गया, राजस्थान में भी ओबीसी है, तो छत्तीसगढ़ में फिर बात आएगी कि क्या वहां पर आदिवासी क्यों ना बढ़ा दिया जाए? तो आदिवासी में कौन बनेगा? आदिवासी में भी 2-3 दावेदार हैं। या किसी महिला को बना दिया जाए तो रेणुका सिंह है, दिल्ली में मंत्री भी थी। तो ये सारे जो समीकरण है बेसिकली भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसमें केवल दो ही व्यक्ति हैं। नड्डा वड्डा साहब की कोई बहुत ज्यादा कहानी नहीं। मोदी जी नाम हम्म। प्रपोज करेंगे, धीरे से इशारा कर दिया जाएगा, अमित शाह कन्वे कर देंगे। लेकिन उसी सारे खेल में जो सबसे बड़ी दिक्कत वो 4 महीने के बाद लोकसभा चुनाव की है कि दिल्ली कितने। हम्म। मेरी इस बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई, आप सब हैरान हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता से मैंने फोन किया। मैंने कहा साहब क्या फॉर्मूला चला रहे हैं आप लोग? कहते फार्मूले की कोई बात ही नहीं, जिसका नाम पर्ची में निकलेगा वो बन जाएगा। तो मैंने कहा कि साहब लोकसभा का चुनाव है 4 महीने बाद। तो उनका बड़ा रोचक जवाब था बुशरा जी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब कौन सीएम है कौन डीएम है इन बातों से ऊपर उठ चुकी है। पूरे देश में एक सिस्टम चलता है, सीएम हो या ना हो हम्म। उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप देखिए मीडिया की भूमिका, 4 दिन से किसी मीडिया चैनल में आपने बीजेपी का जो अंतर्द्वंद चल रहा है चाहे अखबार में नहीं देखा आपने? आपको जानकर जी। हैरानी होगी, इस देश के लोकतांत्रिक इतिहास की एक खबर बताता हूं आपको। जब कर्नाटक के अंदर जब सीएम की बात चल रही थी, डीके शिव कुमार कौन बनेगा नहीं बनेगा, तो पूरा मीडिया कांग्रेस के पीछे हाथ धोके पड़ गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने लीडर ऑफ अपोजिशन कितने दिन बाद बनाया आपको अंदाजा है? 10 महीने के बाद। 10 महीने तक हम्म। कर्नाटक के अंदर अभी विपक्ष का नेता नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रायोजित मीडिया है वो कांग्रेस और जी। बाकी जो एलाइज हैं जो इंडिया गठबंधन के, उनकी तो जान पे उतारू कर देते हैं। लेकिन बीजेपी में क्या होता हम्म। है, जो भी कुछ जो मोदी कर देंगे वो मास्टर स्ट्रोक है। तो ये जो चीज है हम्म। एक खास तरह का एक मोमेंटम, एक देश में एक मैसेजिंग की बात है। जैसा आपने कहा कि पूरे देश में 2024 में तो सरकार आई गई है। अरे भाई कहां से सरकार आ हम्म। गई है? मेरा स्पष्ट मानना है, ना तो इन तीनों जी। राज्य जिनको हिंदी पट्टी के राज्य हम कहते हैं कि वहां से कांग्रेस साफ हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। उनका वोट शेयर इंटेक्ट है, हम्म। बारीक 2-4% का जो फर्क है। मेन अपोनेंट आज भी वही है। और यही का बात मैं कहता हूं कर्नाटक और तेलंगाना के लिए। कर्नाटक में कोई नहीं कह सकता कि बीजेपी साफ हो गई है। सीटें कम हुई हैं, वोट शेयर इंटेक्ट है, केवल 1% घटा है। तेलंगाना में भी उनका वोट शेयर बढ़ा है। तो जो भी मीडिया, जो घुंगरू मीडिया जिसको हम कहते हैं, जिस तरह की बातें वो फैला रहे हैं उसका कोई अर्थ नहीं। ये बात है। जी, बिल्कुल। और संतोष भारती जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, जाना-माना चेहरा है। संतोष जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल आपसे ये है संतोष जी कि
अभी ये कहा जा रहा है कि 2024 में कोई नुकसान ना हो भारतीय जनता पार्टी को, और जो उसकी सीटें आई थी वो सीटें उसकी इंटेक्ट रहें, इसलिए उन चेहरों को देखा जा रहा है कि नुकसान ना हो, एक कोई पपेट टाइप का हो जो तमाम कमांड ले सके, लेकिन ऐसा भी ना हो कि जिनको ना बनाया जाए उनकी वजह से कोई नुकसान हो जाए। क्या आपको ये बात विरोधाभासी नहीं लगती है कि जब ये कहा जा रहा है कि इन राज्यों में नरेंद्र मोदी की वजह से ही जीत हासिल हुई, उनकी गारंटीज की वजह से ही जीत हासिल हुई, उनका चेहरा था, तो चेहरा फिर कोई भी हो, 2024 में तो खुद वो चेहरा है, उनके लिए वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो इससे क्या कोई फर्क पड़ता है? इससे किस तरह से देखा जाए ये दोनों बातें, क्या आपको कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं लगती हैं? देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी तो तर्क हैं, लेकिन सत्य ये है कि वो नरेंद्र मोदी हर चीज 24 को ध्यान में रख के कर रहे हैं। और उन्हें ये मालूम है कि अगर वसुंधरा राजे को आपने नाराज किया तो राजस्थान में आपकी सीटें कम हो जाएंगी, क्योंकि वसुंधरा जी के पास इसके बाद कोई चुनाव है नहीं। और जिस तरीके से इस चुनाव में उन्हें साइड में किया गया, उसे देखते हुए उनको जो भी करना है वो इसी 24 के चुनाव में अपना बदला लेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटाएंगे। इसलिए ये बात शायद हो रही है कि इनको शुरू के 24 तक के लिए वसुंधरा जी को बना दिया जाए, उसके बाद उनको बदल करके दिया कुमारी या जिसको भी बनाना चाहे बना दे। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान बहुत सोच समझ करके चाल चल रहे हैं। सुनने में तो ये आया है कि आज ही की नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ मिठाई बट गई हैं, फूल मालाएं पहुंच गई हैं और नरेंद्र तोमर जी को इशारा दे दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री बन के जा रहे हैं, उनकी जगह शिवराज सिंह दिल्ली में आएंगे। इन दो खबरों को लेकर के छत्तीसगढ़ के बारे में बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि आप एक सही बात कह रही हैं कि हर जगह गारंटी तो मोदी की चली है, नाम तो मोदी का आया है। और चाहे जितने सब चैनल हों या राहुल गांधी ने कैंपेन किया हो, मैं एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये कि राहुल गांधी ने इस देश में इन पांचों राज्यों में सिर्फ तेलंगाना में कैंपेन किया, बाकी कहीं कैंपेन नहीं किया। ये जो छत्रप हैं, चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे वो कमलनाथ हो, इन्होंने राहुल गांधी को कहीं जाने ही नहीं दिया, छत्तीसगढ़ भी नहीं जाने दिया। ये इन्होंने इंटेंसिव कैंपेन किया तेलंगाना में, जहां पे रिजल्ट आया। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं पर भी राहुल गांधी की 4 सभाएं नहीं लगी, राहुल गांधी की लगातार सभाएं लगी तेलंगाना में। तो ये कहना कि राहुल गांधी फेल हो गए हैं, ये मुझे ठीक नहीं लगता। पर भारतीय जनता पार्टी जिस उहापोह में पड़ी है 24 को लेकर के, उसे लेकर के, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश सामने है, उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर बनाए या ना बनाए, बैकवर्ड का दबाव है। हालांकि इस चुनाव में बैकवर्ड पॉलिटिक्स नजर नहीं आई, पर हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो नजर आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जो अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी एक पशुपेश में है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मोदी जी की का एक मनोविज्ञान है, वो ये कि वो किसी को भी अपने सामने ताकतवर होते हुए नहीं देखना चाहते। और वो चाहते हैं जो भी रहे, जैसे राजस्थान की खबर यह है कि अगर दिया कुमारी बनती हैं तो दिल्ली से एक चीफ सेक्रेटरी जाएगा राजस्थान, जो जाके सरकार चलाएगा। दिया जी कुर्सी की शोभा बढ़ाएंगी, लोगों से बात करेंगे, उनको मुख्यमंत्री पद का या प्रशासनिक कोई अनुभव है नहीं, या वो, और उनको जब तक वो मुख्यमंत्री दो समझेंगी कि किस तरह का होना चाहिए सीएमओ, तब तक लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस परेशानी में फंस करके क्या करे क्या न करे। और ये भी पहली बार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ये संकट पहली बार आया है इस तरह का। पिछले चुनाव में कहीं ये संकट नहीं था, ये पहली बार आया है। तो भारतीय जनता पार्टी उसका सामना करने की कोशिश कर रही होगी, मैं मानता हूं, लेकिन इस मानने में मोदी जी का अपना जो ईगो है वो बहुत बड़ा सामने आ रहा है। तो चुनाव को देखते हुए जहां चाहेगा वहां विड्रॉ कर लेंगे, जहां चाहेगा वहां वो असर्ट करेंगे। ये सारे फैसले सिर्फ एक आदमी के इर्द गिर्द हो रहे हैं, उसकी इच्छा से हो रहे हैं, वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफकोर्स सबसे बड़ा चेहरा भी है, और वो इस समय आरएसएस से भी बहुत बड़े हो चुके हैं। जी जी, जी, बिल्कुल, वो किसी से कमांड नहीं लेते हैं, वो सिर्फ कमांड देते हैं, और वो किसी के काबू में नहीं है, ये भी कहा जा सकता है, अगर आप बिल्कुल सीधे साफ अल्फाज में इसको रखना चाहें तो। और ये साफ तौर पर ये दिख भी रहा है
कि लगातार जिस तरह से हमने पूरा चुनावी प्रचार देखा, उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी ही थे, नरेंद्र मोदी की गारंटीज थी। चाहे बाद में मीडिया में खबरें चलाई गई कि देखिए ये जीत इसलिए मिली है क्योंकि लाडली बहना योजना या उसी तरह की एक योजना जो छत्तीसगढ़ में चलाई गई कि उसकी वजह से मिली है। लेकिन आप ये देखें कि इस पूरे चुनावी प्रचार के दौरान एक बार भी नरेंद्र मोदी ने उन योजनाओं का नाम नहीं लिया, बल्कि शिवराज सिंह चौहान के साथ वो स्टेज शेयर करना भी पसंद नहीं करते थे। वसुंधरा राजे को वो स्टेज से बोलने नहीं देते थे। लास्ट में थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई और लेकिन अभी फिर से लग रहा है स्थिति वैसी ही बनती हुई नजर आ रही है कि आखिर किसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। दीपक पाशपुर जी, आप इस स्थिति को किस तरह से देखते हैं फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी के लिए फिलहाल बनी हुई है? क्या आपको लगता है मुश्किल है उसके लिए, या फिर आपको लग रहा है कि 2024 क्योंकि सामने है इसलिए फूक फूक कर कदम रखे जा रहे हैं? चेहरा ये दिखाया जा रहा है कि 404 इस बार टारगेट है, लेकिन अंदर खाने वो तमाम चीजों को, हर चीज को तलाशने की कोशिश करे क्योंकि उसको पता है कि सामने इंडिया गठबंधन जैसा एक गठबंधन भी है जो पहली बार ना वो 2014 में था ना 2019 में था, वो सिर्फ 2024 की लड़ाई में उनके सामने है। भूषण जी, देखिए जब मैं बात करूं, और वैसे तो तीनों राज्यों के जो कुछ स्थिति है, मतलब केवल यही एक कॉमन फैक्टर नहीं है कि उनको मुख्यमंत्री ढूंढने में दिक्कत हो रही, किसी एक का चेहरा सामने करने में दिक्कत हो रही, केवल यही एक कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर है। ऐसा नहीं था कि राहुल गांधी बिल्कुल यहाँ पे प्रचार नहीं कर सके, में यहाँ भी किया उन्होंने, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। दरअसल क्या था, जिस समय छत्तीसगढ़ में ही कांग्रेस का जब महाधिवेशन हुआ तो उसके बाद छत्तीसगढ़ में काफी कुछ अच्छी स्थिति कांग्रेस की बननी शुरू हो गई थी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा थी, छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट था जहां से ये नहीं गुजरी थी, लेकिन इसका प्रभाव अच्छा खासा पड़ा था। उसका कारण यह है कि छत्तीसगढ़ कभी अविभाजित मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, तो मध्य प्रदेश में तो उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला था उस यात्रा को, और धीरे धीरे यहाँ पर स्थिति जो मजबूत हो रही थी। लेकिन उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि वो थे भूपेश बघेल के जो काम यहाँ पे जो किए थे पिछले 5 वर्षों में, बड़ा जमीनी काम था। अब ये अलग बात है कि उन्होंने भी थोड़ा सॉफ्ट हिंदुत्व वगैरह की तरफ भी थोड़ा ताका झांकी करना उन्होंने शुरू कर दिया था। उस मसले को एक तरफ अगर हम रख दें तो ये बात तो है कि छत्तीसगढ़ के वादे और गारंटी जो है एक तरह से मॉडल के रूप में उभरे थे, और जो बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत लो प्रोफाइल उन चीजों माना जाता था, उसको एम्पलीफाई किया गया राजस्थान में जाके। राजस्थान में जब ये इनमें से बहुत सारे वादे और गारंटियों को जो कुछ नया रूप देकर उन्होंने अशोक गहलोत ने इंट्रोड्यूस किया, तो फिर एकदम कांग्रेस की चर्चा होने लगी थी। उसके बाद देखिए ओबीसी का जो चेहरा है, ओबीसी का जो मसला है, वो मसला भी छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से इसलिए अच्छा खासा उसका से कहा जाए कि उसका उल्लेख किए बिना यहाँ की राजनीति कभी पूरी नहीं। अब आप देखिए, बिना आरक्षण के भी दोनों दलों की ओर से मिलकर लगभग 13 जो ये है तो ओबीसी के जो उम्मीदवार है वो जीत गया है, उनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो आरक्षित सीटों से जीत गया है। तो ओबीसी की बड़ी तादाद है यहाँ पर, तो ओबीसी भी यहाँ पे महत्वपूर्ण रहा है। वहां पर थोड़ी गलती जरूर हुई होगी कि इन चीजों को सामने नहीं लाया जा सका, और बाजी जो है वो भारतीय जनता पार्टी मार ले गई। और ये कॉमन फैक्टर तीनों राज्यों में देखिए, तीनों जगह पर जो है कांग्रेस का अच्छा खासा चला, लेकिन तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी बाजी मार के ले गई थी। उसके बाद अब हम ये देखें कि मुख्यमंत्री वाले मसले पर आए तो आपको पता है कि रेणुका सिंह की बात जरूर है, लेकिन जिस समय ये बात हुई थी कि अलग अलग राज्यों में, इन तीनों ही राज्यों में एक और कॉमन फैक्टर था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने बहुत सारे उम्मीदवार जो है वो निर्यात किए थे दिल्ली से बैठकर। मतलब उसमें सांसद भी थे, केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य विजय वर्गीय वगैरह जैसे भी लोग थे उस समय। तो अच्छा, चूंकि कांग्रेस की हवा थी तो सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे कि देखिए जिस समय चुनाव हो जाएगा तो प्रतिपक्ष का नेता कौन होगा, इसके लिए निश्चित रूप से बढ़ाड़ होगी तीनों राज्यों में। अब चूंकि ऐसा कुछ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो ये भी एंटीसिपेटेड था, तो यही था कि पद के लिए भी अब जो है अच्छा खासा मतलब दिक्कत तो होगी ही। जैसे वसुंधरा राजे वहां पर है, आप यकीन मानिए वही कद जो है वो छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह का भी है। अब आप कल्पना कीजिए, क्या डॉक्टर रमन सिंह 15 सालों तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलाई, न केवल चलाई बल्कि अजीत जोगी जैसे एक श्रूड
मुख्यमंत्री से भी उन्होंने सत्ता छीनी और वहां पर 15 साल चलाई उन्होंने। क्या वो किसी दूसरे मंत्री नीचे बैठकर काम करेंगे? क्या क्यों करेंगे? और क्या वो नहीं कह सकेंगे? वो क्यों केंद्रीय मतलब मोदी को या शाह को कह सकेंगे कि नहीं साहब, मैं किसी और के अंडर काम नहीं करूंगा, अगर मैं मुख्यमंत्री बनूंगा मैं काम करूंगा। ठीक, यही संदेश शिवराज सिंह ने दे दिया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूं, और प्रत्यक्ष संदेश दे दिया कि आपकी जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, वो मेरे हाथ में है। अगर आपने मेरे साथ बदसलूकी की, आपने मुझे मेरा ड्यू जो है वो नहीं दिया, तो आप आपको कितनी सीटें मिलेंगी, ये चेतावनी है। अब मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा होशियार मोदी और शाह हैं, वो समझ गए होंगे इस बात को। तो तीनों ही राज्यों में पेच फंसा हुआ है। क्या वसुंधरा राजे अंडर काम करेंगी? मुझे तो नहीं लगता। कम से कम कहता है, एक सामान्य रूप से मैं बहुत छोटा स्तर का हूं, क्या वसुंधरा राजे अभी से कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन भी कर रही हैं, उन्होंने बाकायदे बातचीत करना शुरू कर दिया है। अब कुछ तो ये भी कहते हैं, आपको याद होगा एक तस्वीर सामने आई थी, अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया एक साथ बैठे, एक एयरपोर्ट की बात थी, हालांकि वीआईपी लाउंज की बात थी, लेकिन ऐसे वक्त में जब आपके सिर पर चुनाव और आपके बॉस मोदी और शाह हो, तो भारतीय जनता पार्टी का जो है वो किसी कांग्रेसी बैठकर फोटो तो बिल्कुल नहीं खींचवा, लेकिन वसुंधरा राजे बिल्कुल दीपक जी है। जी दीपक जी, आपके पास मैं लौट रही हूँ, थोड़ी आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, लेकिन ये वसुंधरा राजे ने ये हिम्मत जो है ये दिखाई है, और इसीलिए सोशल मीडिया में खबरें फैलवाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। वसुंधरा राजे लग रहा है कि वो हेडलाइंस मैनेजमेंट जो है वो बड़े अच्छे से कर रही हैं, और ये अंडर मैसेजिंग उन्होंने करवाई है हेमंत जी कि अशोक गहलोत से भी बातचीत चल रही है, और उनके पास 60 MLAs हैं। तो इस तरह की बातें जो हैं वो ऐसे ही तो सरफेस पर नहीं आई हैं, कहीं ना कहीं ये जो मैसेजिंग है या जो हेडलाइंस मैनेजमेंट है, ये वसुंधरा राजे की तरफ से बहुत अच्छे से चलाया जा रहा है। और ये बात कि उनके बेटे के ऊपर ये इल्जाम लगना कि उन्होंने घेराबंदी कर रखी है MLAs की, उनको होटल या कहीं पर ठहराया हुआ है, उनमें से एक MLA के जो पिता हैं वो इस तरह का इल्जाम जो है वो लगा भी रहे हैं। तो लग रहा है कि सबसे, देखिए वसुंधरा राजे तो सामने आकर सब कुछ कह रही हैं, शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो उनकी छवि है ना, वो मुस्कुराकर झुककर जो कहते सब कुछ वही है, वो भी वहां पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और दीपक जी की भी बात की, क्या रमन सिंह किसी अपने से छोटे किसी नेता के अंदर जो है क्या वो काम करेंगे, जिन नामों की 4-5 नामों की चर्चा हो रही है, तो मुश्किल 2024 से पहले ये बहुत नजर आ रही है फिलहाल कि जीत कर भी शायद उस तरह का जीत का जश्न बीजेपी नहीं मना पा रही है, लेकिन मीडिया में तमाम हेडलाइंस जो हैं बस वो अभी दिखाई जा रही हैं कि देखिए मोदी की गारंटी चल गई, और अब 2024 में वो नेता वो फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और 2047 की बात तो खुद प्रधानमंत्री करते ही हैं। देखिए बुशरा जी, जो डायलेमा है ये केवल एक स्टेट में नहीं है। कल शाम की अगर आपको ध्यान हो तो कल शाम को एक खबर चला दी गई कि रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। तो एवरीबडी वाज शॉक्ड कि 3 बार का मुख्यमंत्री कैसे स्पीकर बन सकता है। तो जब वो सारी की सारी बात तह में निकल के आई, तो सवाल सीधा सीधा ये आया कि जब देवेंद्र फडणवीस जो नरेंद्र मोदी के पर्सनली सबसे ब्लू आइड बॉय थे, उनको शिंदे के अंडर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है बीजेपी में। और आज की तारीख में स्थिति यह है कि आज जो आदमी तीनों में से जो केंद्रीय नेतृत्व खासतौर पर मोदी और शाह की जोड़ी से आउट ऑफ फेवर हुआ, वो तो कहीं का नहीं रहेगा। देखिए वसुंधरा राजे की जो पूरी पॉलिटिक्स है, पूरी की पूरी पॉलिटिक्स भैरव सिंह शेखावत के बाद से, वो पॉलिटिक्स क्या है, बहुत ही ऑफेंसिव नेता थी, लेकिन चुनाव के दौरान जिस तरह का उनका रवैया आया, प्रधानमंत्री से उनसे नजरें ना मिलाना, प्रधानमंत्री के मंच पे उनको बोलने ना देना, उनका नाम ना लेना, उनकी 3 बार की सरकार की उपलब्धियों का जिक्र ना करना, उसके बावजूद भी वो शांत रही। दिल्ली की तमाम जातियों के बारे में उन्होंने कभी एक मुंह नहीं खोला, कभी भी। वो उनकी प्रकृति के खिलाफ है। उन्होंने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले 10 साल में जिस भी नेता ने इनसे पंगा लेने की कोशिश की, वो घर चला गया, वो मार्गदर्शक मंडल में चला गया या उसको निपटा दिया गया। तो इस बात से वसुंधरा राजे बहुत समझदार पॉलिटिशियन है। दूसरा, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, उनका नाम आपको ध्यान होगा, जब सुषमा स्वराज थी तो उस समय ललित मोदी के साथ भी बार बार जुड़ता रहा था। अब वसुंधरा की समस्या 2 है। एक तो वो मुख्य धारा में अभी ना तो वो मार्गदर्शक मंडल की उनकी उम्र है, एक तो उनका अपना कैरियर, और उससे भी बड़ी चिंता उनको अपने बेटे की भी है कि वो सांसद है।
अब वसुंधरा करें तो करें क्या? अगर पोस्टरिंग ना करें तो दिक्कत, और पोस्टरिंग करें तो भी दिक्कत। दिल्ली पोस्टरिंग को पसंद नहीं करती है, इसलिए वो कल शाम को चुपचाप दिल्ली, जयपुर से दिल्ली चली आई। उनका संकट दो मुहा है, बोले तो फंसे और नहीं बोले तो फंसे। यही स्थिति शिवराज सिंह चौहान की है। अगर अडवाणी जी के टाइम की आप बात करें, अडवाणी जी ने क्या कहा था? मोदी का नाम तो बहुत बाद में आया। अडवाणी जी ने खुद ये कहा था कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री के मटेरियल है। अब मोदी और शाह उस बात को कैसे भूल सकते हैं? और अगर कहीं चौथी बार, पांचवी बार अगर मुख्यमंत्री के लिए उनका नाम आता है, पांचवी बार, तो निश्चित तौर पे उनकी सीनियरिटी में तो कोई डाउट रहेगा नहीं। तो इस नेतृत्व ने, जो मौजूदा नेतृत्व है अमित शाह और मोदी, और जिसको आजकल कुछ लोग गुजरात लॉबी भी कहने लगे, उन्होंने पार्टी के अंदर जो लीडरशिप थी ना टॉप उस जमाने की, आप देखिए वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे, जैसे ही खत्म हुआ उनका कार्यकाल, कहाँ है वो? किसी ने देखा है उनको आज तक? उसी दिशा में अब लोग ये कहने लगे हैं कि अगली बार राजनाथ और गडकरी का काम होने वाला है। तो शिवराज सिंह चौहान की उतनी उम्र नहीं है। सारों के सारों की मजबूरियां क्या हो गई हैं कि सब अपने कैरियर बचाने में लगे हुए हैं। वसुंधरा ने तो अपना बेटा एक तरीके से लोकसभा का एमपी बना लिया था अपने दबाव के कारण। शिवराज चौहान के तो घर में भी कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, और रमन सिंह का बेटा एमपी रह चुका है, अगली पिछली बार उसकी टिकट काट दी गई लोकसभा की। तो ये सारे नेता एक चीज समझते हैं कि मौजूदा दौर में लोकसभा में वो क्या करेंगे वो तो बाद की बात है। आज की तारीख में ये तीनों नेता पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहमो करम पर है, और उनकी चॉइस बिल्कुल साफ है। अगर उनको इन तीनों में से किसी को भी बनाना होता तो उसमें फैसला करने में देर नहीं लगती, और पहले भी घोषित कर देते। बीजेपी का तो परंपरा, बीजेपी ने शुरू की थी, भाई हमारा मुख्यमंत्री फला होगा। और जैसा हमारे साथी ने कहा कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती थी, प्रॉब्लम इसलिए नहीं आती थी कि वो पहले मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके चलते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना चेहरे के चुनाव में उतरे, तो उसी के कारण ये संकट आ रहा है। और सारे के सारे एक दूसरे की नर्व्स टेस्ट कर रहे हैं, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सारी चीजें आईबी के थ्रू, अपने जो अपने विधायक है उनके थ्रू, सारी चीजों के थ्रू वो मॉनिटर की जा रही है। और दिल्ली जो भी फैसला लेगी वो निश्चित तौर पे चौंकाने वाला होगा और अप्रत्याशित भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओके, आपको लगता है चौंकाने वाला और अप्रत्याशित होगा, यानी कि जो नामों की चर्चा हो रही है उनमें से कोई और अलग नाम भी हो सकते हैं और सबको चौंकाया जा सकता है। संतोष जी, लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति की बात करते हैं और इन तीनों राज्यों की बात करते हैं जहां पर अभी गुत्थी उलझी हुई है, इनमें से पिछली बार 65 में से 62 सीटें जो हैं वो मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, और ये उस वक्त की बात है जब इन राज्यों में सरकार थी कांग्रेस की, और तब भी जब चुनाव हुए 2019 के, तो यहां पर भी एक तरफा जीत जो है वो हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को। अब इससे ज्यादा बेहतर प्रदर्शन तो वो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है कि एक बार उन्होंने, और 2019 की गाथा ही बिल्कुल अलग थी, पुलवामा के बाद जिस तरह से शहीदों के नाम पर जो वोट मांगे गए थे और एक तरफा जीत उन्हें साउथ से लेकर नॉर्थ सब जगह हासिल हुई थी। तो अब किस बात का और उनको डर लग रहा है? कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है। वो जब जीते थे तब भी स्थिति खराब थी, अब हार गए हैं, अब तो इंडिया गठबंधन साथ है तो स्थिति हो सकता है और बेहतर हो जाए। तो कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की दोनों की स्थिति फिलहाल आप किस तरह से देखते हैं, खासतौर पर इन राज्यों की जब हम बात करते हैं? क्या खोने के लिए, क्या पाने के लिए है? मैंने आपका प्रारंभिक वक्तव्य नहीं सुना, हो सकता है आपने कहा हो, लेकिन कल की एक घटना आप इग्नोर कर रही हैं। कल एक बहुत बड़ी घटना हुई कि शाम के 5 बजे से एक चिट्ठी सब जगह चली। राजस्थान की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का लेटर हेड, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री के दस्तखत, और बाकायदा दस्तखत के साथ वो सब जगह भेजी गई, और भारतीय जनता पार्टी ने उसका खंडन नहीं किया। वो रात तक चली। रात को, बल्कि सवेरे मुझे बताया गया कि ये फेक थी, सब जगह चला। भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन किया नहीं। अब भाई ये कौन सी भारतीय जनता पार्टी है? ये वो है जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं कि वो उनके प्रधानमंत्री हैं, उनके पास डिजिटल इंडिया हम हो गए हैं, हम हर साइबर क्राइम का पता लगा लेते हैं। इस चिट्ठी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि ये कौन शरारत कर रहा है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी से इसकी शरारत हुई है। क्या अमित मालवीय ने किया? ये किसने किया पता नहीं, लेकिन ये सारे काम के जो सिरमौर हैं उनका नाम श्री अमित मालवीय है। तो हो सकता है उनकी तरफ से कुछ ऐसा हुआ हो, पर ये सत्य तो सामने है कि वो चिट्ठी आई, सब जगह भेजी गई, और एक फोर्ज दस्तखत, वो अरुण सिंह के दस्तखत थे कि नहीं थे पता नहीं, लेकिन वो दस्तखत के साथ आई, और दस्तखत के साथ ही नहीं, उसमें मोहर लगी है भारतीय जनता पार्टी की।
तो मेरा सिर्फ ये कहना हम्म। है कि ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के अब देखिए इंडिया गठबंधन की एक प्रॉब्लम और है। जो इंडिया गठबंधन को आप बहुत आशा से मत देखिए, हम बड़े अजीब से राजनीतिक माहौल से गुजर रहे हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार, ये आज जो उन्होंने किया है उसको उसका डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कुल मिला के इन तीनों लोगों ने साफ कर दिया है कि हम उस बैठक में नहीं आ रहे हैं, हम अपना एक ग्रुप बनाएंगे। अब ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता पता नहीं, ये उनको ये लगता है कि कांग्रेस हमेशा अपनी सुप्रीमेसी चलाती है और अपनी डिक्टेट करती है हमारे ऊपर सारी चीजें। तो इंडिया गठबंधन में हम्म। भी इतनी ज्यादा कोहेसिवनेस नहीं है कि वो मोदी का मुकाबला कर सके। अब हो सकता है इसको बढ़ाने में मोदी जी का या अमित शाह का भी हाथ हो, मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर जहां अंतर्विरोध है, वहां इंडिया गठबंधन में भी बहुत सारे अंतर्विरोध हैं। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है आपसे कि 24 की लड़ाई बहुत मजेदार होने वाली है, और जिस तरह की अभी घटनाएं चल रही हैं उसमें ये हम्म। एनीबडीज गेम हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है, इंडिया गठबंधन भी जीत सकता है। लेकिन संतोष जी, अभी नीतीश कुमार का कल ही मैंने इस पर प्रोग्राम किया है, क्योंकि और नीतीश कुमार ने साफ तौर पर बहुत कॉन्फिडेंट होकर पूरी मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि मेरे मुझे लेकर आप इस तरह की खबरें क्यों चलाते रहते हैं। जब अगली मीटिंग होगी हम वहां पर मौजूद रहेंगे, हम वहां पर साथ में होंगे, और ये हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें लेकर इस तरह की खबरें ना चलाई जाए। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी इसको लेकर साफ कर दिया है। ममता बनर्जी ने भी ये कहा है कि वो भी जो अभी नेक्स्ट जो मीटिंग होने वाली है 17 तारीख जो तय हुई है, अगर उसमें होती है तो वो भी उसमें मौजूद रहेंगी। अखिलेश यादव जो है वो एक ऐसा नाम है जो लगातार अलग अलग तरह के तेवर जो है वो दिखा रहे हैं। लेकिन जब इंडिया गठबंधन की बात आती है तो सब एकजुट होकर ये कहते हैं कि वो उसके साथ में मौजूद हैं और वो साथ में लड़ाई लड़ेंगे। ये अलग बात है कि अगर इन 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हो जाती तो स्थिति अलग होती, जीत नहीं हुई है तो स्थिति अलग है। बुशरा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पर ये भी तो आप सोचो ना कि जनता क्या इस तमाशे को देख करके एक तरफा मन बना लेगी वोट देने का? नहीं बनाएगी। ये सब सीजन्ड और सीनियर लीडर हैं, ये कभी भी कुछ बयान देते हैं। अब मेरे पास खबर ये है कि जब नीतीश के पास ये मैसेज गया कि आपको हम अध्यक्ष या संयोजक बना सकते हैं इंडिया नाम के कोऑर्डिनेशन कमेटी का, तब उन्होंने ये बयान दिया, उसके पहले तो नहीं दिया था। उसी तरीके से ममता बनर्जी के यहाँ से बाकायदा ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को अगर प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं, चेहरा नहीं बनाया गया तो हम साथ नहीं आएंगे। मेरा ये कहना है कि ये ऑफिशियल चीजें हो रही हैं, अनऑफिशियल नहीं हो रही हैं। इनको इनको इनका खंडन जिस तरह होना चाहिए लीडर की तरफ से, अब वो लीडर खड़गे जी हैं या राहुल गांधी हैं पता नहीं। अब बताइए, इस समय एक तरफ संसद का सत्र शुरू हो गया है और राहुल गांधी के विदेश में 5 दिन जाने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तो मेरा ये कहना है कि इनको एकजुट करने के लिए जो इंडिया गठबंधन में जिस तरीके की त्वरा होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, वो दिखाई नहीं देती। लेकिन इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का उहापोह और भारतीय जनता पार्टी के अंतर्विरोध देश के ऊपर ज्यादा असर डाल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वही भौचक है कि क्या 2024 में हम उसी आत्मविश्वास के साथ जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। ये उनके भीतर चर्चा है। मेरा कहना है कि लीडर का एक काम ये होना चाहिए कि सबसे सामंजस्य बनाए रखे, सबसे संवाद बनाए रखे और अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह हमेशा ऊंचा रखे। उस उत्साह को ऊंचा रखने में भारतीय जनता पार्टी जितनी तेज थी, धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह खड़ा नहीं कर पा रही है। इस स्थिति को देखते हुए 2024 अगर इन चुनावों का कोई भी विश्लेषण आप कर रही हैं, ये चारों राज्यों का, क्योंकि 5वें राज्य के चुनाव का परिणाम तो देश में कोई उसके ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहा है, वो जी इस चर्चा में जो आप कर रही हैं, ये चर्चा इस 24 के चुनाव की दिशा को किस तरीके से तय करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये चुनाव पूरा का पूरा जनता के ऊपर जाएगा। और हाँ, एक चीज और, ये जो राम मंदिर का जो मसला खड़ा हो रहा है और राम मंदिर को लेकर के सारे देश में
जिस तरीके से एक नई सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश हो रही है, उसका मुकाबला इंडिया गठबंधन क्यों नहीं कर रहा? अभी मुझे लगता है दीपक जी ने जिक्र किया या यश कि इनके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में, कि उन्होंने भी जी सॉफ्ट जी हिंदुत्व की लाइन ली, हमारे कमलनाथ ने भी सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन ली। तो फिर आप अलग कहाँ से हैं बीजेपी से? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना जीतने के लिए। अगर आप बीजेपी से अलग जी कहीं नहीं है, न सामाजिक नीतियों में, न आर्थिक नीतियों में, न राजनीतिक नीतियों में, तो लोग आपको वोट क्यों देंगे? फिर वो सीधे बीजेपी को वोट देंगे। हम्म। जी, बिल्कुल। और ये इसको लेकर क्रिटिसिज्म जो है वो लगातार हो ही रहा है। कमलनाथ को लेकर हमेशा से होता रहा है और अब भूपेश बघेल को लेकर भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने या फिर सीटों का बंटवारा हो, उससे पहले आपको आइडियोलॉजिकली आप एक पेडिस्टल पर हैं, एक उस पर हैं, आपको ये सबसे पहले तय करने की जरूरत है कि जितनी पार्टियां भी साथ हैं उनके जहन में किसी तरह का कि किस आइडियोलॉजी की तरफ वो जा रहे हैं, किस तरफ वो देश को लेकर जाना चाहते हैं, वो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। और उसी के बाद ही तमाम जो आगे की चीजें हैं वो पहले बाद में पूरी तरीके से क्लियर अपने आप ही हो जाएंगी। तो ये देखना बेहद जरूरी है। दीपक जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अभी आप ये देखिए कि ये बताने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी के पास पूरा मीडिया है, जो कि सो कॉल मेन स्ट्रीम मीडिया हम जिसको कहते हैं, जो पूरा सरकारी मीडिया बना हुआ है वो है, उनके पास ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास ईडी सीबीआई आईटी है, उनके पास अगर चुनाव आयोग की भी हम बात करते हैं तो कितनी निष्पक्षता से काम करता है ये भी हमारे सामने है। वो साम दाम दंड भेद की सियासत वो करना चाहती है, जानती है। आरएसएस जैसा उसके पास संगठन मौजूद है। दूसरी तरफ 28 दल हैं जो इंडिया गठबंधन के नाम से एक साथ इकट्ठा हुए हैं, अलग अलग तरह की उनकी तरफ से भी बयानबाजी है। और 22 जनवरी की जो तारीख है जब राम मंदिर की एक बार फिर से जो पूरी सियासत है जो शुरू होने जा रही है और उसमें पूरा मीडिया तमाम तंत्र जो लगने जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि अभी से ही इसको लेकर तैयारी शुरू होनी चाहिए इंडिया गठबंधन की कि उनके पास इसका रिबटल क्या है? क्योंकि सिर्फ 4 महीने बचे हैं। निश्चित रूप से, और एक दो बार मैंने इस बात को उठाया भी था कि दो तीन चीजें तो बहुत ही तीव्रता से कर लेनी चाहिए थी अभी तक इंडिया गठबंधन को। एक तो था कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, दूसरी बात जगह जगह इनको ऐसे मामलों पे कम से कम रैलियां करनी चाहिए थी जो सबको चिंता की विषय है, जैसे महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है। अब ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इन मुद्दों पे जो भोपाल में होने वाली रैली थी उसको कमलनाथ ने अपने बहुत ही, कहा जा सकता है कि अपने एक सीमित नजरिए के कारण उसको कैंसिल करा दिया गया था। वो बड़ा गलत हुआ था। लेकिन हम ये भी मानते हैं कि ठीक है, कांग्रेस जो है वो इस समय चुनाव में व्यस्त थी। और अब आप देखिए कि अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए, इनमें सबसे व्यस्ततम पार्टी अगर कोई थी जो सभी जगह चुनाव लड़ रही थी तो वो कांग्रेस ही थी। आप ठीक है कि बाकी दल बैठे बैठे कह सकते हैं, अखिलेश को कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनके राज्य में तो चुनाव हो नहीं रहा है, बल्कि उनके ही कुछ लोग जो है वो यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब हालांकि है वो मध्य प्रदेश के ही थे, या आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ में भी उनकी उपस्थिति थी, तो उन्हें बहुत दिक्कत नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की व्यवहारिक दिक्कत हमको ये बात समझ में आती है कि इतना बड़े भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ना, खासकर इन 3 राज्यों को जीतना उनके लिए बहुत वाइटल था, लेकिन जिसको वो हार गए। तेलंगाना आया उनके हाथ में, एक अलग बात है। लेकिन दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता था कि हम लोग अक्सर इस बात को बात करते हैं, उसका रेफरेंस देते हैं कि किस प्रकार से 2018 में कांग्रेस जीती इन तीनों राज्यों में, और उसके बाद जो है तो 2019 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो इसका मतलब ये तासीर इन राज्यों में हो सकती है कि जिसे विधानसभा में जिताया जाए, लोकसभा में जो है वो किसी और पार्टी को जीता जाए। तो कांग्रेस के सारे चांसेस, गुंजाइशें अभी इन राज्यों में खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि पिछले बार वाला जो बिहेवियर है वो वोटर्स फिर से कर दें कि ठीक है, आप अभी जो 2023 के चुनाव में हमने भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में बैठाया है, तो लोकसभा के लिए हो सकता है कांग्रेस को ऑप्ट कर ले वो। मतलब ये एक छोटी सी उम्मीद है जिसको एनकरेज किए जाने की जरूरत है। तो आखिरकार देखिए ट्रेडिशंस कैसे बनते हैं, मतदाताओं का जो बिहेवियर होता है वो ऐसे ही तो धीरे धीरे एस्टेब्लिश होता है। जैसे हम कहते हैं भाई राजस्थान में हर 5 साल में पलट जाती है, या हम कहते हैं कि 2018 में कांग्रेस जीती तीनों राज्यों में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी आई।
तो ये भी हो सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि 2-3 चीजें जो करनी चाहिए थी, एक तो पहली बात जो है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना था, वो बन जाना चाहिए था। और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे मतलब आपातकाल के पहले की बात करें तो जो सारे दल जो इकट्ठा हुए थे 77 में जाके, उनके पीछे उनकी पृष्ठभूमि थी, वो तो 1975 से शुरू हो गई थी या 74 से शुरू हो गई थी, जिस समय गुजरात में जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुए, या 75 में जब जेपी ने सबको जोड़ा। और पहले जाएं तो शरद यादव जब जबलपुर से चुनाव लड़े थे, एक विपक्ष के एकमात्र नेता थे और उन्होंने सेठ गोविंद दास को हराया था। संतोष भारती जी को सारा कुछ बहुत अच्छे से याद होगा, अत्री साहब को भी याद होगा वो सारा का सारा घटनाक्रम। तो इस तरीके से जो विपक्ष, देखिए इतना बड़ा देश है, इतने तरह के दल हैं, अब आप देखिए 28 दलों को जोड़ना ये कोई बहुत आसान काम नहीं है। मुझे याद है एक बार जॉर्ज फर्नांडिस जिस समय वो ये थे, क्या नाम, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थे, और उनका सारे समय फुल टाइम जॉब यही था कि कभी ममता को मनाना तो कभी जया को मनाना। तो एक बार मैंने उनको इंटरव्यू के दौरान बात की थी, तो उन्होंने इस बात को फिर बाद में बोला भी कि देखिए आप 2 दिन मेरे साथ रहिए और मैं किस तरीके से सब लोगों के बीच में दौड़ते रहता हूं, तो आप उसके बाद समझ जाएंगे कि ये काम कितना कठिन है। इस देश में 28 दलों को जोड़ना, मैं व्यवहारिक तकलीफें जानता हूं, हम सब जानते हैं, हम देखते आ रहे हैं पिछले 25-30 सालों में, खासकर वीपी सिंह सरकार के बाद तो हम एक तरह से जिसको बोलते हैं कि मिली जुली सरकारें ही देख रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की अभी की बात छोड़ दीजिए, यानी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में आई तो भी उसमें बहुत सारे दल शामिल तो थे ही, इसमें क्या शक है। तो मिली जुली सरकारों का स्वरूप हम यही देख रहे हैं कि आपको सबको लेके चलना, मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन काम है, इतना आसान नहीं है। हम स्टूडियो में बैठ के कह सकते हैं, या राह चलता कोई भी आदमी या व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से निकला छात्र अपने मैसेजेस डाल सकता है कि देखो ये इकट्ठे नहीं हो सकते, या ये सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं ईमानदार के खिलाफ वगैरह वगैरह। लेकिन व्यवहारिक रूप से भूषा जी बहुत कठिन है, जो लोग बहुत नजदीक रहते हैं राजनीतिज्ञों से वो और अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अलावा, मैं नहीं जानता कि वो बात कितने लाउडली हुई है, लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से जो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद का चेहरा हल्का फुल्का घोषित किया है, वो अगर ठीक से स्थापित तरीके से लोगों से विचार विमर्श करके अगर वो सामने लाए तो उसका भी बड़ा असर होगा। आप जान रहे हैं कि पिछले कई सालों में ऐसा हुआ है, वीपी सिंह जब चेहरा बन के उभरे प्रधानमंत्री का तो क्या थंपिंग मेजॉरिटी के साथ हुआ है, पूरे देश को उन्होंने हिला दिया था। मोदी का ही मामला लीजिए कि मोदी को जब 2013 में कहा गया कि अब ये प्रधानमंत्री बनेंगे, सारा देश उनके पीछे गया। अटल बिहारी वाजपेयी जिस समय बने उसके पहले बाकायदे ये बात हुई, इंडिया टुडे जैसे ने उन पर पत्रिका में जो विशेषांक निकाला, द मैन फॉर होम द इंडिया इज वेटिंग फॉर, लाइक दैट, ये देश इनके लिए इंतजार कर रहा है। तो एक चेहरा जो है वो अभी तक नहीं आ सका है। ये भी एक मेरा कहना है कि आपका कोई भी चेहरा सामने लाने से 1 या 2 पार्टियां आपसे अलग हो जाती हैं, हो जाने दीजिए, उनके पास कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि वो आपके पास वापस आएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टी खड़ी होनी चाहिए उसके लिए कल को कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको इंडिया के पास आना पड़ेगा। क्योंकि अब ये जो सारे क्षेत्रीय दल हैं वो समझ गए हैं कि हमें अगर कोई बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से हम नहीं बचेंगे, हम कांग्रेस के पास आने से ही बचेंगे। ममता बनर्जी भी तो गई थी, बीजेपी के साथ काम कर चुके, इसमें कितने सारे लोग हैं जो बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, उनकी वहां पर क्या दुर्गति हुई थी हर कोई जानता है। तो अब मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व एक तरह से मान लिया गया है, अब उस पर एक मोहर लगनी जरूरी है। ये बात जरूर है कि समय कम है, लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि 2000 अभी जो 17 तारीख को जो बैठक होगी उससे बहुत सारी चीजें आयरन आउट हो जाएंगी, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। सबको अपने अपने अस्तित्व को अगर बचाना है तो आपको खड़े होना ही पड़ेगा। बुशरा जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ ये किसी और के लिए नहीं बल्कि वो ये लड़ाई वो अपने लिए लड़ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये कहा जा रहा है कि संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, वो तमाम बातें कही जा रही हैं और वो उस आइडियोलॉजी पर यकीन रखने वाली वो पार्टियां होंगी। लेकिन असल में देखा जाए तो उनके अस्तित्व की लड़ाई है। उनको पता है कि 2024 के बाद अगर एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो जाती है भारतीय जनता पार्टी तो 2029 का चुनाव कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, इसको लेके भी तमाम राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित और खुद जो नेता हैं, सत्यपाल मलिक जैसे नेता, वो तमाम तरह की बातें जो कह चुके हैं वो उन्होंने कही हैं और उनको जाहिर सी बात है हमें सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि वो कोई ऐसे ही नेता नहीं है जिन्होंने ऐसी कोई बात कह दी। और उनका ये भी कहना है कि 2024 से पहले जीतने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, तो वो भी हमें देखने की जरूरत है। और देश जो है
फिलहाल 2024 का जो चुनाव है वो हर तरीके से बेहद इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और ये भी देखना होगा कि उससे पहले और क्या क्या चीजें देश रजिस्टर करेगा, देखेगा और किस तरह का चुनाव होगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है या नरेंद्र मोदी और शाह को तय करना है कि कौन चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं इन तीनों राज्यों में, लेकिन लग रहा है कि ये कोई आसान बात उनके लिए नहीं होने जा रही है। तमाम तरह की दावेदारियां हैं, खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत बुरी तरह फंसी हुई यहां पर नजर आ रही है बीजेपी। लेकिन तमाम आप खबरें और हेडलाइंस जो देखेंगे वो आप कांग्रेस के इर्द गिर्द ही देखेंगे, उसको किस तरह से बैड लाइट में दिखाया जाए, तमाम कवायदें उस तरफ ही आपको देखने के लिए मिल रही हैं। आज के कार्यक्रम